तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं हम किसान आंदोलन की खबरों के साथ, जहां सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसान आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद वहां हालात काफी बिगड़ गए। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच टकराव भी देखने को मिला है। किसानों के प्रदर्शन के मामले को लेकर हरियाणा सरकार आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गई थी, लेकिन कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। पुनः पांचवें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एक बार और बातचीत करते हैं। चलिए थोड़ा और अपडेट लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, सरकार किसानों से एक बार और बातचीत करना चाहती है। इधर किसान लगभग फिर से एक्शन के मूड में है। क्या कोई रास्ता निकल पाएगा? जी, सही कहा आपने। अब तक किसान और सरकार के बीच में 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। चौथे दौर की बातचीत के बाद सरकार ने किसानों के सामने 5 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव रखा था। सरकार ने कहा था कि अगले 5 साल के लिए ये फसलें खरीदी जाएंगी, लेकिन किसानों को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था। किसानों ने कहा कि सारी 23 फसलें जो है उसको एमएसपी पे खरीदा जाए। इतना ही नहीं, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। और उसके बाद किसानों ने 2 दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन आज फिर उन्होंने अपना आंदोलन दोबारा से तेज कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर आप झड़पें होती हुई भी देख सकते हैं। इस बीच जो कृषि मंत्री है उन्होंने एक बार फिर किसानों के पास पहुंचने की कोशिश की है। उनको मैसेज भेजा है कि सरकार 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। इस बैठक के अंदर सभी मुद्दों के ऊपर विचार किया जाएगा, चाहे वो एमएसपी हो, पराली जलाने का मुद्दा हो, जो किसानों के ऊपर एफआईआर हुई है उनको वापस लेने का मुद्दा हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों पर सरकार दोबारा से बातचीत करने के लिए तैयार है। अब तक किसानों ने इसके ऊपर आपस में चर्चा नहीं की है। एक बार किसान इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे तो दोबारा से हो सकता है कि ये बैठक सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक हो और उसके बाद कई सारी मांगों पर सहमति बनती हुई नजर आए। लेकिन अभी तक किसानों की तरफ से सरकार को कोई जवाब नहीं भेजा गया। ऐसे में अभी तक आंदोलन किसानों ने दोबारा से शुरुआत कर दी है। जी असीम, बहुत शुक्रिया। नज़र बनाए रखिए इस पूरी स्थिति पर, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। इधर भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर लेकर मेरठ के डीएम ऑफिस की तरफ कूच किया। कई किसान तो बैरिकेड गिराते हुए ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट के अंदर तक चले गए, जिसकी वजह से माहौल गर्म हो गया। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय होना है कि उन्हें दिल्ली जाना है या नहीं। किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे देश का किसान एकजुट है। वो मांग हमारी है, एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उसे लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे। आवेंगे वे किसान भी आएंगे दिल्ली, मोर्चे तोड़ेंगे वे भी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या आंदोलन चलेगा लंबा। ये किसान वापसी तो जाएगा नहीं। तो किसानों ने क्यों रिजेक्ट किया है सरकार का ऑफर और एमएसपी की गारंटी पर कहां फंसा है पेच? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी बातचीत। शाम 7:57 पर एमएसपी की गारंटी, बात कहां अटकी? आज का आवाज अड्डा। इधर सरकार गन्ने की एफआरपी बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक एफआरपी में बढ़ोतरी अब तक की सबसे ज्यादा हो सकती है। सरकार आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला ले सकती है।
और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। इस पर हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, ने एक तरफ ये किसानों का आंदोलन है, दूसरी तरफ गन्ने की एफआरपी की बात हो रही है, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कंपनसेट करने की कोशिश होगी। कितनी तक बढ़ सकती है एफआरपी? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन और ज़्यादा तेज होने के आसार हैं, तो उसके बीच सरकार गन्ना किसानों को एक बड़ी राहत देना चाहती है, या फिर कहें कि उनको तोहफा देना चाहती है, ताकि किसान आंदोलन को थोड़ा सा नरम किया जा सके। और सूत्र ये बता रहे हैं कि आज देर शाम कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीए की बैठक होने वाली है। उस बैठक में अलग अलग करीब 12 प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव और ज्वलंत प्रस्ताव यह है कि गन्ना किसानों के लिए एफआरपी में बढ़ोतरी की जाए। अभी एफआरपी 315 रुपए प्रति क्विंटल है, उसे बढ़ा करके 340 रुपए प्रति क्विंटल का प्रस्ताव है। और ये जो 340 रुपए प्रति क्विंटल होगा, दरअसल उनके लिए होगा जिस गन्ने से रिकवरी यानी चीनी ज्यादा बनती है, और तकनीकी तौर पर कहें तो 10.25% जो रिकवरी रेट होता है, यानी 1 क्विंटल गन्ना में से 10.25 केजी अगर चीनी निकलती है, तो वैसे गन्ने के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल उनको पैसा दिया जाएगा। और इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए भी दाम बढ़ाए जाएंगे। तो ये गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो खास तौर से गन्ना किसान है, किसान बेल्ट, शुगर बेल्ट जिसको कहते हैं, वहाँ किसान अभी तक उस तरीके से किसान आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं। तो ये सरकार के फैसले के बाद थोड़ा सा और उनको राहत मिलती हुई दिखेगी। और इससे एक अनुमान है कम से कम 5 लाख किसान हैं, 5 करोड़ किसान हैं जो गन्ना खेती से जुड़े हुए हैं, उनको तो राहत मिलेगी। चीनी मिल में काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी। तो इस वजह से बहुत हद तक संभावना है कि आज देर शाम कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग जाए। जी शुक्रिया। तो नजर रहेगी उस कैबिनेट की बैठक पर, लक्ष्मण से ही अपडेट लेंगे कि क्या फैसला हुआ अंततः। फिलहाल के लिए धन्यवाद लक्ष्मण रॉय। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान जल्द हो सकता है। खबर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता लगभग तय हो गया है। कांग्रेस आलाकमान ने अखिलेश की दी हुई सीटों पर आखिर में सिर्फ 2 बदलावों की मांग की है। पहली मांग थी हाथरस एसपी को वापस देकर सीतापुर की सीट दी जाए, जिसे समाजवादी पार्टी ने मान लिया है। दूसरा, बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट सपा ले ले और कांग्रेस को श्रीवस्ती दे दे, इस पर भी विचार हो रहा है। इतना ही नहीं, वाराणसी से भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार रहेगा। माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस संतुष्ट है। अब तो अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। गठबंधन होगा और बहुत जल्दी आपके मुरादाबाद को क्या मिलेगा? मुरादाबाद किधर जा रहा, किधर थोड़ा बताइए ना। हम मुरादाबाद में सब, जहां मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर सर कांग्रेस सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है। जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। तो यहाँ पर कह रहे हैं अखिलेश यादव की अब गठबंधन होगा। बातचीत हालांकि रोज थोड़ी सी ऊंची नीची ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे बातचीत के अंदर, लेकिन फाइनली अब लगता है कि बात बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अब 2 सीटों पर कॉन्फ्लिक्ट था, वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है और लगभग इसका ऐलान हम देखेंगे कि आज या कल में होता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे बाजार की। आज बाजार में 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा और मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 72,623 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 142 अंक गिरकर 22,055 पर। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी रियल्टी पीएसयू बैंकों से जुड़े शेयरों में रही। तो चलिए बाजार को और डिटेल में समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, आज 6 दिनों की तेजी के बाद फाइनली एक बड़ा ब्रेक, क्या कहेंगे, मुनाफा वसूली या कुछ और? तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी और सरकारी बैंक्स में हमने खास करके देखा है और सरकारी कंपनियों में देखा है कि मुनाफा वसूली ऊपर के लेवल से हुई। निफ्टी की बात करें तो ऑब्वियसली जो 22,000 का लेवल है वो हमने डिफेंड किया और 22,050 के आसपास निफ्टी का बंद होता हुआ नजर पड़ा हमको ओवरऑल। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में 1.25 से 1.5% की मंदी आपने देखी और शायद इसीलिए जो बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो 2:3 से थोड़ा कमजोर रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत खरीदारी आपको रियल एस्टेट शेयर्स में आती हुई दिखाई पड़ी। एसबीआई जैसे पीएसयू काउंटर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, लेकिन ऊपर के लेवल से यहाँ भी आपको करेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स में आज थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दिन था। ठीक है।
यतिन, तो अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो पिक्चर कैसी रही आज की? तो निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो आपको मेटल स्टॉक्स का दबदबा दिखेगा। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी थी और लगभग 1 से 2% के आसपास की तेजी थी। एसबीआई, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 2% की तेजी यहां भी दिखी और इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का मूड माहौल था। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली सारी की सारी सरकारी कंपनीज आपको दिखेंगी आपके स्क्रीन पे। तो बीपीसीएल लगभग 4% नीचे, कोल इंडिया तीसरे दिन लगातार यहां गिरावट और एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में भी आपने लगभग 3-3% के कट्स आते हुए देखे। मिड कैप का मार्केट काफी एक्टिव था। रियल एस्टेट स्टॉक जैसे कि शोभा डेवलपर्स, डीएलएफ, इन सब काउंटर्स में 4 से 5% की तेजी थी। टाटा इन्वेस्टमेंट, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर में भी आपको 7-8% का गेन आता हुआ नजर पड़ा। लूजिंग साइड पे एमआरपीएल यहां 50-60% की रैली के बाद आज पहले दिन आपको एक बड़ा करेक्शन दिखाई पड़ा 7% का। स्वान एनर्जी, मोतीलाल ओसवाल और बीएससी लिमिटेड जैसे काउंटर्स में भी मुनाफा वसूली का माहौल रहा। जी यतिन, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। एचडीएफसी बैंक में अभी बड़ा पैसा बनने में वक्त लगेगा, ये कहना है नेपियन कैपिटल के को फाउंडर मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी का। उनके मुताबिक निवेशक लंबे वक्त के लिए निवेश कर सकते हैं। एक तो ये कॉल जो हुआ, मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई थी, मैनेजमेंट और सीईओ जगदीशन ने सही समय पर काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दिए। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा। जितनी भी बातें जो जगदीशन ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल ऑब्जर्व कि ये जो आप बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से शायद बड़ा पैसा ना बने एचडीएफसी बैंक में। सेबी को 2000 करोड़ रुपए के हेराफेरी के सबूत मिलने की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट से जी एंटरटेनमेंट में आज तेज गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर आज करीब 15% फिसल कर बंद हुआ। इसके बाद कंपनी ने एक्सचेंज को सफाई दी और कहा कि फंड डाइवर्जन की रिपोर्ट बेबुनियाद है और इस पर सेबी के साथ जांच में सहयोग कर रही है कंपनी। चलिए इस खबर पर थोड़ी और डिटेल लेंगे। एक बार फिर हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहताज। तो यतिन, क्या है ये पूरा इशू, अब भी ये कहाँ से आया और क्या कह रही है कंपनी? देखिए, आज 2 वजहों से जी का शेयर जो है प्रेशर में था। 15% शेयर इंट्राडे में गिर गया। इसका सबसे पहला कारण तो ये था कि सोनी के साथ जो ईटी ने रिपोर्ट चलाई थी कि बातचीत फिर से एक बार शुरू हो सकती है, उसका खंडन जी ने किया। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई कल देर शाम, उसमें यह कहा गया कि कंपनी के ऊपर सेबी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जहां लगभग पहले के एस्टिमेट से 10 गुना ज्यादा की हेराफेरी हो सकती है। तो पहले जो सेबी का अनुमान था लगभग 2000 करोड़ का, वो ब्लूमबर्ग के हिसाब से अब 2000 करोड़ हो चुका है। और इतनी बड़ी हेराफेरी के चलते बहुत सारे शो कॉज नोटिस जी को इशू कर दिए गए हैं और ये बहुत जल्द सेबी इस पे कार्रवाई कर सकती है। ऑब्वियसली इस ब्लूमबर्ग की स्टोरी का जी ने पूरी तरीके से खंडन किया और कहा कि रेगुलेटर के साथ वो पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में और किसी भी प्रकार की धांधली या राउंड ट्रिपिंग फंड्स की नहीं हुई है। ऑब्वियसली तो टाइम ही बताएगा कि सेबी के ऑर्डर या एक्शन कैसे आते हैं जी के प्रमोटर्स पे। जी बहुत शुक्रिया इस न्यूज़ अपडेट के लिए। बात कर लेते हैं आज के आईपीओ की। हयात जैसे लग्जरी होटल्स चलाने वाली कंपनी जूनिपर होटल्स का आईपीओ आज से खुल गया है। कंपनी का प्राइस बैंड 342 से लेकर 360 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया गया है। आपको ये भी बता दें कि आईपीओ 21 से 23 फरवरी तक खुला रहेगा और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 1800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। जूनिपर होटल्स के आईपीओ पर कंपनी के सीएफओ तरुण जेटली का कहना है कि कंपनी अगले 2 साल में 1000 कमरे और जोड़ने वाली है, जिसमें से 700 कमरे अधिग्रहण के जरिए जोड़े जाएंगे। जो हमारे 7 होटल हैं वो करीबन 1900 कीज हैं अभी, और उसमें हम बढ़त करेंगे, 1000 कमरे ऐड करेंगे अगले 24 महीने में। उसमें से 700 साढ़े 700 कमरे आएंगे जो थ्रू एक्विजिशन है, और एक है जो प्रोजेक्ट हम अंडरटेक करेंगे आगे जाके टू ऐड 300 कमरे ऑन टॉप ऑफ ग्रैंड हायत एट अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। तो उससे ग्रैंड हायत जो है करीबन 1000 कमरे का होटल हो जाएगा एंड पॉसिबली द लार्जेस्ट होटल इन इंडिया, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट ग्रोथ। चलिए आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट इस आईपीओ के बारे में क्या राय दे रहे हैं। कंपनी लॉसेस में है लास्ट कुछ ईयर से, तो सबसे पहले रेटिंग दूंगी। सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। लिस्टिंग गेन के दिन, लिस्टिंग डे के दिन मुझे लगता है बहुत ही लिमिटेड लिस्टिंग गेन होने की यहाँ पे उम्मीद है, तो रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं।
चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पर बात होगी रायसीना डायलॉग्स की। और अब हम बात करेंगे नवे रायसीना डायलॉग की, जो नई दिल्ली में आज से शुरू हो गए हैं। ये सम्मेलन 23 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं और ग्रीस के पीएम किरिकोस मित्सोटाकीस चीफ गेस्ट हैं। मित्सोटाकीस बुधवार सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों लीडर्स के बीच बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रक्षा क्षेत्रों को जोड़ने पर सहमति हुई है। वहीं ग्रीस के पीएम ने भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया। बता दें कि रायसीना डायलॉग में विदेश नीति, ग्लोबल पॉलिटिक्स समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। और अब आपको बता देते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। देखिए, जिंदगी में अच्छे दोस्त होना बेहद ज़रूरी है और ये बात हम सब जानते भी हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अगर दोस्तों की कमी हो तो ये कितनी खतरनाक होती है। एक शोध कहता है कि अगर आपके पास 1-2 घनिष्ठ मित्र नहीं है ना, तो दिन में 15 सिगरेट्स पीने जितना नुकसानदायक है। तुलना थोड़ी अजीब लगेगी आपको, लेकिन ये काफ़ी हद तक सही है और गहरा रिसर्च इस पर हुआ है। तो क्या है ये दोस्ती के मायने और ये आपकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाती है, आपकी लंबी उम्र में कैसे मदद करेगी और स्वस्थ रहने में। यार मेरी जिंदगी 557 आज का कंज्यूमर अड्डा, बड़ी रिसर्च है, बड़ी चर्चा होगी, जरूर जुड़िएगा। अहमदाबाद में देश की पहली स्मार्ट पार्किंग बनकर तैयार है। ये स्मार्ट पार्किंग पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। ये स्मार्ट पार्किंग कैसे काम करती है बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। चलिए, ये खबर हम आपको फिर थोड़ी विस्तार में बताते हैं क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले 2 ऐसी खबरें जिन्होंने आज के दिन काफ़ी लोगों को मायूस किया। पहली बात, भारतीय रेडियो की सबसे पॉपुलर आवाज़ रहे अमीन सयानी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। अमीन सयानी 1952 से 1994 तक 42 साल तक फिल्मी गानों के सुपरहिट शो गीत माला को होस्ट करते थे। उन्होंने करीब 5000 रेडियो शोज़ में अपनी आवाज़ दी। पद्मश्री समेत कई अहम अवार्ड से वो नवाजे जा चुके हैं। अमीन सयानी बोलने के खास अंदाज के लिए जाने जाते थे। मुंबई में कल रात उन्हें हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए पोस्ट भी लिखी है और उनकी आवाज़ ने उन्हें कई पीढ़ियों के लोगों से जोड़े रखा और अपने काम के जरिए वे भारतीय ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में क्रांति लाए, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। CNBC आवाज़ की तरफ से भी अमीन सयानी को श्रद्धांजलि। देश की न्यायपालिका के एक बड़े हस्ताक्षर पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फली एस नरीमन का भी निधन हो गया। वो 95 साल के थे। उनके निधन पर पीएम मोदी ने कहा कि श्री फली नरीमन जी सबसे उत्कृष्ट कानूनविद और बुद्धिजीवियों में से थे। नरीमन ने नवंबर 1950 में बॉम्बे हाईकोर्ट से वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। लंबे करियर में वो कई ऐतिहासिक मुकदमों का हिस्सा रहे। उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ अपने पद से त्यागपत्र भी दिया था। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें भी जारी हैं और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हर तरह का अपडेट ले सकते हैं, बस एक क्लिक पर। नमस्कार।